नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2025 का मैं आपको जजमेंट बताने के लिए आया हूं। और आप एक एडवोकेट हो, लॉ स्टूडेंट हो या एक आम आदमी क्यों ना हो, तो जो इस कंफ्यूजन के अंदर फंस जाते हैं, तो मैं आपको एक बहुत डिटेल के अंदर और सिंपल शब्दों में आपको लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है, मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लॉ के पर्सपेक्टिव में समझने के लिए। तो स्टार्टिंग में पहले हम जजमेंट का नाम देख लेते हैं। स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सीबीआई एसीपी विशाखापट्टनम वर्सेस एलोरू श्रीनिवासा चक्रवर्ती एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस के अंदर क्या मामला आया है, सबसे पहले एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए। इस केस के अंदर बेसिक बात मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे क्या हुआ था कि जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोर्ट के अंदर जब केस चढ़ता है, तो कोर्ट में अंदर जब केस चढ़ता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, भाई मान लेते हैं ए नाम के व्यक्ति ने चीटिंग करी है, मतलब धोखाधड़ी करी है। चीटिंग कर लो या फोर्जरी कर लो, धोखाधड़ी करी है या जाली दस्तावेज पेश करे हैं, तो उस केस में ए नाम के व्यक्ति के ऊपर 420 का केस दर्ज हो सकता है, फौजरी का केस दर्ज हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर केस दर्ज हो सकता है। हमें यही मामले क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारा केस है इन्हीं मामलों के ऊपर दर्ज हो रखा है एक व्यक्ति के ऊपर। तो अब उसके ऊपर एफआईआर होगी। अब एफआईआर हो जाने के बाद पुलिस वाले क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपना सामान इकट्ठा करेंगे, हाँ है ना, लोगों से पूछताछ करना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, सबूत कलेक्ट करना, ठीक है, ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि ए नाम के व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगी है कि इसने बड़े बड़े अपराध करे हैं यार, ठीक है। चलो जी, अब पुलिस वालों को काम इन्वेस्टिगेशन करके ए के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। अब जब सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तो पुलिस वाले का अगला कदम क्या होता है, चार्जशीट फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर अपना चार्जशीट फाइल होगी। चलो जी ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट के पास जब चार्जशीट आ जाती है, ये जो चार्जशीट अब मैजिस्ट्रेट के पास आ जाएगी, अब मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, अब मैजिस्ट्रेट के पास एक काम होता है कि या तो चार्जशीट के आधार पे चार्जशीट पहले पढ़ेंगे कि पुलिस वालों ने क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट करे हैं। तो मैजिस्ट्रेट जब चार्जशीट पढ़ लेते हैं और फर्दर डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसी को चार्जशीट बोलते हैं, ठीक है। उसमें चार्जशीट तो एक कागज की एक पहले पन्ने की होती है, उसके साथ में ना सारे सबूतों के डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं पुलिस वालों के द्वारा। तो वो सारे पढ़ने के बाद मैजिस्ट्रेट के दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ यार, ए नाम के व्यक्ति ने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अब कॉग्निजेंस ले लेंगे। कॉग्निजेंस लेने का मतलब सीधे शब्दों में होता है कि हाँ, मैं एक मैजिस्ट्रेट होने के नाते ए व्यक्ति के खिलाफ अपराध जो एलिगेशन लगाई गई है उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाने के लिए संज्ञान ले रहा हूं कि हाँ यार, मुझे लगता है कि ए नाम के व्यक्ति ने कुछ किया है, चलो मैं ए नाम के व्यक्ति को एक्यूज मानते हुए आगे की प्रक्रिया मैं शुरू करता हूं। इसको बोलते हैं कॉग्निजेंस लेना, ठीक है जी, संज्ञान लेना। मैजिस्ट्रेट ने अपना अब ध्यान लगाया है इस केस के अंदर। मैं आपको बहुत सिंपल से सिंपल शब्दों के बेसिस पे ये चीज समझा रहा हूं। चलो जी, उसके बाद मैजिस्ट्रेट जब अपना कॉग्निजेंस ले लेते हैं, तब मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी क्यों करते हैं, इंक्वायरी इसलिए करते हैं ताकि ये थोड़ा जांच पड़ताल करने के लिए कि यार एक्चुअल में जो मैंने एक्यूज मानते हुए ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ जो प्रक्रिया चलाई है, तो एक्चुअल में एक्यूज नाम का व्यक्ति बेचारा तो नहीं है, या अपराधी है। तो ये चेक करने के लिए मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। चलो जी, अब इंक्वायरी की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। अब जब इंक्वायरी करते हैं तो वो प्रोसिक्यूशन को यानी कि पुलिस वालों को बुलाएंगे, ठीक है, और पीपी साहब को बुलाएंगे। पीपी साहब आप आइए और मुझे बताइए क्या मामला है, क्या नहीं है, पुलिस वालों के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे हैं उसमें कितना दम है, पीपी साहब थोड़ा सा अब बताइए। तो यहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि अब जज साहब को कन्विंस करना पड़ेगा कि जज साहब एक्चुअल में ए नाम के व्यक्ति ने अपराध किया है। तो अब ये बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब जज साहब कन्विंस हो जाते हैं तो यहाँ पे या तो दो बातें आएंगी इंक्वायरी में, या तो जज साहब कन्विंस होंगे कि यार हाँ यार, ए नाम के व्यक्ति ने अपराध तो किया है, या जज साहब कन्विंस नहीं होंगे, नहीं ए नाम के व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं करा, तुम लोग फालतू में ए नाम के व्यक्ति को एक्यूज बना रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि ये बात जब जज साहब को कन्विंस करने के लिए किसकी ड्यूटी है, किसकी जिम्मेदारी है। अभी तो ए नाम के व्यक्ति के ऊपर ये सारा काम तो अभी पुलिस, प्रोसिक्यूशन, प्रशासन यही कर रहा है। ए नाम के व्यक्ति को तो बेचारा तो घर पे सो रहा है, वो तो अभी तक ए नाम के व्यक्ति के पास तो अभी तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया गया है, हाँ है ना। तो सवाल ये उठता है, इंक्वायरी की स्टेज पे किसकी जिम्मेदारी है, कौन से दस्तावेज हैं, कौन से डॉक्यूमेंट है, किस आधार पे जज साहब ये अपने आप को कन्विंस मानेंगे कि हाँ, ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ केस और आगे बढ़ाना चाहिए या ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ और केस आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो यहां पे कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है कि यहां पे जज साहब जो है किसके बेसिस पे, केवल और केवल पुलिस के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलीलों के बेसिस पे, ठीक है, पुलिस के दी गए डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे,
ठीक है, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट करी गई है उसके बेसिस पे जज साहब अपने आप को ये मानेंगे कि हमें कन्विंस हो चुका हूं ए के खिलाफ आगे और केस चलाया जाए और या फिर ना चलाया जाए। प्लस एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जिसपे सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा जजमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। प्लस यहां पे जो ये ए नाम का व्यक्ति है ना, ए नाम के व्यक्ति के पास केवल और केवल बोलने का अधिकार है, मुंह से बोलने का अधिकार है। जैसा साहब ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, जैसा साहब मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं करा है, ठीक है। या तो ए नाम का व्यक्ति बोले या ए नाम के व्यक्ति का जो वकील साहब होंगे वो बोलेंगे। केवल इनके पास ओरल सबमिशन देने का अधिकार होता है, ओरल सबमिशंस याद रखना, ठीक है जी। अब ये सारी चीजों को चेक करने के बाद जज साहब अपने आप को ये मानते हैं कि मैं कन्विंस हो चुका हूं, हाँ ए नाम के व्यक्ति ने अपराध किया है, चलो इसके खिलाफ आगे केस बढ़ाया जाए। या फिर जज साहब ये मानते नहीं अब ए नाम के व्यक्ति को कोई केस नहीं बनता है, इसके खिलाफ डिस्चार्ज करा जाए। तो जब यहां पे ए नाम के व्यक्ति को जज साहब मान लेते कि ए नाम के व्यक्ति के पास कोई केस नहीं बनता है, तो जज साहब क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज का मतलब करते हैं, बोला जाता है डिस्चार्ज का मतलब बोला जाता है ए नाम के व्यक्ति आप फ्री हो, अपने घर पे जाके आराम से जूस पियो, सो जाओ, तुम्हारे को कोर्ट नहीं बुलाएगा अब दोबारा। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज कर देना। तो ये डिस्चार्ज के लिए कौन सा सेक्शन है हमारा, अगर मैं सेक्शन नंबर 239 सीआरपीसी आ जाता है और नए वाले कानून के हिसाब से 262 बीएनएसएस का सेक्शन आ जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, पुलिस वालों के डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे प्लस ए नाम का व्यक्ति या उसके वकील साहब ओरल सबमिशन देंगे। अब इनके पास कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने का अधिकार नहीं है। देखो जज साहब पुलिस वाले झूठे हैं, ये रहा दस्तावेज, मैं तो सच्चा आदमी हूं। ए नाम का व्यक्ति अगर ऐसे करने लग जाए, क्या ये कानून के अंदर अलाउड है? नहीं है, कानून के अंदर ये अलाउड नहीं होता है। बट अगर मान लो मैजिस्ट्रेट साहब ने जब अपना इंक्वायरी चल रही थी तो उस केस में ये बोला कि पुलिस वालों लाओ डॉक्यूमेंट, अब ए नाम का व्यक्ति भी डॉक्यूमेंट लेके आ गया, ये लो जज साहब मैं भी आपको सामने डॉक्यूमेंट एक पेश करता हूं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। तो जब ये डॉक्यूमेंट एक्यूज भी देने लग जाएगा तो ये गलत होगा नहीं होगा? कानून ने अलाउ करा हुआ है कि इंक्वायरी के स्टेज पे ए नाम के व्यक्ति को भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का अधिकार है क्या? नहीं है। बट फिर भी अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने ए नाम के व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स भी मंगा लिए, लाओ ए नाम के व्यक्ति अपने भी डॉक्यूमेंट्स जरा दिखाओ, हम भी चेक करें पुलिस वाले सच्चे हैं झूठे हैं, या तुम सच्चे हो झूठे हो, ठीक है। तो ए नाम हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर जो अभी जजमेंट में केस का नाम हमने पढ़ा था, क्या हुआ था, मैजिस्ट्रेट साहब ने ना ए के डॉक्यूमेंट भी मंगा लिए, ए को भी बोला डॉक्यूमेंट ले आओ, ए के वकील साहब डॉक्यूमेंट ले आए और जज साहब ने क्या करा, ए के डॉक्यूमेंट के चेक करा और ए नाम के व्यक्ति को यानी एक्यूज व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया। तो इस बात को लेके क्या पुलिस वाले नाराज होंगे? क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर नाराज होंगे? यार हमने इतनी मेहनत करी है यार इन्वेस्टिगेशन में और एक्यूज को 1 मिनट में मैजिस्ट्रेट साहब ने डिस्चार्ज कर दिया। प्लस मैजिस्ट्रेट साहब के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो एक एक्यूज के डॉक्यूमेंट्स को इंक्वायरी के स्टेज पे बुलाकर चेक करके और उनके बेसिस पे डिस्चार्ज कर दे। इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट परमिसेबल एज पर द लॉ। तो फिर भी कैसे कर दिया? बट कर दिया था कोर्ट ने, इस करंट केस के अंदर कर दिया। अब जो ये सीबीआई वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये पूरा प्रशासन सीबीआई वगैरह वाले, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि जज साहब ये तो बहुत गलत काम करा है इन्होंने। पहले गए थे हाई कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर की अपील हाई कोर्ट में लगती है, ठीक है जी। तो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी ओके कह दिया कि जो मैजिस्ट्रेट साहब ने करा है वो बिल्कुल बढ़िया करा है। अब यार ये तो बहुत ही उल्टी बात हो गई। तो फिर इसके बाद गए ये लोग अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसके हमने केस का नाम मैंने आपको ऊपर पढ़ा के दोबारा दिखा दूंगा, ठीक है। केस का नाम अभी हमने जो देखा था तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील फाइल हुई। दैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा कि भाई ये मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो काम करा गया है बिल्कुल गलत करा गया है, ठीक है, ये इम्परमिसेबल है, बहुत गलत करा गया है, इट इज एग्रीजियस एज पर द लॉ। और यहां पे सिखाया, मतलब ये कानून की प्रक्रिया सिखाई कि हाईकोर्ट साहब आपने, ये हाईकोर्ट साहब ने भी गलत करा, मैजिस्ट्रेट साहब ने भी गलत करा ये ऑर्डर अपना ऐसा देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये 2 सेक्शन पढ़ाए सभी लोगों को कि आपने नहीं पढ़े होंगे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होने के नाते आपको पढ़ा देता हूं कि जब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं ये जज करने के लिए कि केस आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उस केस में केवल और केवल प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को, डॉक्यूमेंट्स को चेक करा जाता है और एक्यूज के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे डिस्चार्ज मैजिस्ट्रेट एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। एक्यूज के पास केवल ओरल सबमिशन देने का अधिकार होता है, इससे ज्यादा कोई अधिकार नहीं होता। मैजिस्ट्रेट साहब आपने ये कैसे कर दिया, हाईकोर्ट साहब आपने ये कैसे कर दिया? तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को, हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड करा और ऑर्डर करा कि दोबारा केस मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए और ये दोबारा मतलब प्रक्रिया अपनी चलाई जाए, ठीक है जी। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा, सर अगर कन्विंस हो जाते हैं जज साहब तो फिर इसके अंदर क्या होता है? इसके बाद फिर अपनी प्रक्रिया होती है चार्ज फ्रेमिंग की। चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है कि हाँ इस फला फला अपराध के अंदर
इन इन धाराओं के तहत ए नाम के व्यक्ति हम आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं, उसके बाद हम आपके ऊपर क्या ट्रायल शुरू करेंगे। फिर ट्रायल में प्रोसिक्यूशन एविडेंस आते हैं, फिर इनका क्रॉस एग्जामिनेशन है, फिर डिफेंस काउंसिल अपने विटनेस लेके आता है, क्रॉस एग्जामिनेशन पीपी करता है, दोनों के एग्जामिनेशन होने के बाद में, आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद में, फिर एट द एंड जज साहब अपना फाइनल जजमेंट देते हैं। अब वो जजमेंट फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, किसी के लिए फेवरेबल होगा, किसी के लिए अनफेवरेबल होगा, तो अनफेवरेबल वाला फिर जो है व्यक्ति अपील में जाता है, हाई कोर्ट ने फिर डिसीजन देते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन से कोई फेवरेबल होगा, कोई अनफेवरेबल, फिर मामले जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी जा सकते हो, रिट पिटीशन फाइल कर दो, ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, ठीक है जी, बट हाई कोर्ट में गए तो एक उन्होंने प्रक्रिया सही समझी होगी, तो मामला यही था यहाँ पे है। अब आप इस जजमेंट का पेज नंबर 15 पढ़ोगे ना, तो इस जजमेंट के अंदर ना एक जज साहब ने एक नाम दिया है ऐसी प्रक्रिया को, कि जज साहब जो ये ऐसे कर रहे हैं ना, तो इसको एक नाम दिया है, इसका नाम क्या दिया है, मिनी ट्रायल। ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जज साहब ने बोला एट द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग या एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको क्या बोला है, मिनी ट्रायल कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट साहब आपने तो ट्रायल अभी शुरू भी नहीं करा, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही ट्रायल शुरू कर दिया, मिनी ट्रायल, कि दोनों के डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास मंगवा रहे हो, उसके बेसिस पे चेक कर रहे हो डिस्चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भैया ये काम तो ट्रायल की स्टेज पे होता है, ये काम पहली स्टेज पे, इंक्वायरी की स्टेज पे कभी नहीं होता है। इसको मिनी ट्रायल आप क्यों चला रहे हो यार, फिर ट्रायल चलाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो एक प्रक्रिया है कानून की, पूरा हमारा संविधान बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, धाराएं बनी हुई हैं, प्रोसीजर बना हुआ है, ऐसे ये गलत होगा। तो ये बात बोलते हुए सारे के सारे केसेस को सेटिस्फाइड करते हुए, ऑर्डर्स को सेटिस्फाइड करते हुए कोर्ट को दोबारा बोला भाई दोबारा करो काम, ये सारा का सारा, ठीक है जी। तो मामला था कि मैं अगर छोटा सा क्रक्स के अंदर बताऊं कि क्या मामला था, अगर जजमेंट पढ़ना चाहो पढ़ लेना, कहानी समझ में आ जाएगी आपको। तो मामला यही था कि एक ए नाम का व्यक्ति था, उसने क्या करा था, वो कॉटन सप्लाई करता था, रुई होती है कॉटन, तो कॉटन वो सप्लाई करता था। तो CCI सरकारी विभाग है, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि उसने बहुत सारा कॉटन खरीद लिया, पहले तो मार्केट में से फार्मर्स किसानों से पहले तो खरीद लिया, फिर अपने पास स्टोर करके रख लिया, फिर कम पैसों में, ठीक है, और फिर स्टोर करके रख लिया। स्टोर करने के बाद जैसी प्राइस बढ़ते थे, ठीक है, तो भाई डिमांड बढ़ेगी, जब शॉर्टेज हो जाएगी, सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी, उसने पहले ही अपने पास स्टॉक करके रख लेता, तो जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो जब प्राइस बढ़ने लगेंगे तो जिसके पास माल होगा उससे महंगे दामों में खरीदने पे मजबूर किया जाएगा। तो ये जानबूझ के मजबूर करता था। तो फिर CCI जो है इससे हाई प्राइस में, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा प्राइस के अंदर वो पैसे कोट करता था, फिर मजबूरी में खरीदना पड़ता था CCI को, फिर वो उनसे खरीदते थे तो उसका मतलब बल्ले बल्ले हो जाती थी, ठीक है। तो फिर इसके बाद ऐसी हरकतें करने की वजह से एज पर दी CBI ने इस व्यक्ति के पूरी की पूरी हरकतों को चेक करा, ट्रांजैक्शंस को चेक करा, तो 21 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए, यानी 21 करोड़ रुपए समथिंग का इसने ऐसा अपना होल्डिंग करके कमाए, इलीगल तरीके से रॉन्गफुल गेन करा। जजमेंट पढ़ोगे ना तो ये दोनों शब्द आपको समझ में आएंगे कि इससे CCI को रॉन्गफुल लॉस हुआ और ए नाम के व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हुआ। तो ये अपने आप में फ्रॉड, फॉर्जरी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सारे मामले यहां पे दर्ज करे गए हैं ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ CBI के द्वारा। और उस व्यक्ति को जब डिस्चार्ज करा गया, इस वजह से CBI गुस्सा हुए, देन वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटिस्फाइड करा गया, दैट्स इट। तो आई होप आपको बहुत सिंपल शब्दों में ये डिस्चार्ज का रोल समझ में आया होगा। तो अगर आप एक वकील हो तो समझ रहे हो कि आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या हथियार हैं आपके हाथों में, जिसके कि अगर कोर्ट में प्रक्रिया गलत चल रही है तो ऊपर वाली कोर्ट में जाके कैसे चैलेंज करके आप अपने क्लाइंट को या इंसाफ के लिए आप लड़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये अगर आपके पास पता होगी, अच्छी सी नॉलेज होगी, तो इट्स वेरी बेटर फॉर योर पर्टिकुलर केसेस एज वेल एज योर एक्सपीरियंस, एज वेल एज योर गुडविल, एज वेल एज योर पर्सनैलिटी एज एन एडवोकेट। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और आपकी जो भी कोई मन में क्वेरी रेज हुई होगी रिगार्डिंग दी प्रोसीजर तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। साथ में वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। आई होप ये जो जजमेंट मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसे आपको और भी मैं जजमेंट पढ़ाता रहूंगा, और आपको मेरी पुरानी कोई भी वीडियोस देखते होंगे तो वहां भी आपको ये चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। और हमारे जुडिशरी के बैचेस भी रन होते हैं, हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। तो हमारा भी करंटली 6 से 7 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैच चल रहा है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक जरूर करिएगा, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आईफोन यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए, सभी के लिए। तो आप लोग अप्लाई करना, ज्वाइन करना चाहो, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के ऊपर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैच है, BNSS का बैच है, BSA का बैच है, फैमिली लॉ का है, TPA का है, और भी बतेरे बैचेस हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।